हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो गाइस हम अपनी सीडीपी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। इनमें से वह कौन सा लक्षण है जब गाइस हम किसी का मापन करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो वो है विश्वसनीयता। यानी कि हम किसी चीज़ का मानक कर रहे हैं और जो उसका आंसर आ रहा है तो हमें उस मानक में या उस सिद्धांत में हमें विश्वसनीयता उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। तो थ्रस्टन और लिकर्ट किससे संबंधित हैं गाइस? तो ये संबंधित हैं अभिवृत्ति के मापन से। किससे? अभिवृत्ति के मापन से थ्रस्टन और लिकर्ट संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। जो उत्सुकता होती है वो हमें किस चीज़ के लिए होती है गाइस? हम कोई चीज़ नहीं करते, नहीं यानी हम किसी का सृजनात्मक करते हैं किसी चीज़ में, तो हमें उसमें हमारी उत्सुकता पैदा होती है। तो जो उत्सुकता परीक्षण है गाइस वो सृजनात्मकता का घटक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो जो सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें? तो प्रभाव, तो ये है मौलिकता भी है, मितव्ययिता और उपयोगिता। तो जिसमें गाइस मितव्ययिता है वो हमारी सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि गेगने हैं गाइस वो निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो गेगने हैं वो किससे संबंधित है गाइस? तो अधिगम के सिद्धांत से, या अधिगम के श्रेणी क्रम से, या अधिगम का मूल्यांकन से, या अधिगम का प्रबंधन से। तो ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये संबंधित है अधिगम का श्रेणी क्रम से। किससे? अधिगम के श्रेणी क्रम से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो इनमें से वह कौन सा है जो बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है? तो पहला है कि कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित होता है बुद्धि लब्धि का। यह बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित होता है बुद्धि लब्धि का। यह कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। यह बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बुद्धि होती है बुद्धि लब्धि वो कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 60 PF का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। जो 16 पर्सनल फैक्टर है गाइस, फैक्टर्स है गाइस, इसका उपयोग किस में करते हैं? तो पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 16 PF है गाइस, तो ये परीक्षण क्या कहते हैं? व्यक्तित्व का परीक्षण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है। तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल गाइस किसने दिया है? तो तरल चाय होती है, चाय किस में रखते हैं? केतली में। तो किसने दिया है? केटल ने। किसने दिया है? केटल ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो इनमें से वह कौन सा है जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है गाइस? तो पहला है कि सभागार, सभा होती है वो, या खेल का मैदान, या घर, या विद्यालय व कक्षा का वातावरण। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम स्थान होता है विद्यालय और कक्षा का वातावरण। विद्यालय तो है ही, और संग में कक्षा का वातावरण, यानी कि अगर कक्षा का जो उनकी क्लास है उसका अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ नेक्स्ट कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इनमें से वह कौन है जो कि अभिप्रेरणा के स्रोत हैं गाइस? तो चालक है, आवश्यकता है, या प्रेरक, या इच्छा है। तो अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा होता है? तो आवश्यकता होता है। क्या? जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से उस चीज़ की करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी क्या? आवश्यकता। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है गाइस? तो उन्हें कहते हैं कि सोचना, या सीखना, या क्रिया करना, या कल्पना करना। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना। क्या कहना? सीखना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। यानी कि इसमें से वह कौन सा कारक है जो हमारी मेमोरी से संबंधित नहीं है? हमें किसी चीज़ का धारण करना, पहचान करना, पुनः स्मरण करना, या अनुभूति। जो अनुभूति है गाइस वो हमारी स्मृति से संबंधित कारक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहते हैं गाइस? कि शारीरिक सिद्धांत, या आवश्यकता का सिद्धांत, या दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, या अंत्योदय का सिद्धांत। तो जो मैस्लो का सिद्धांत है गाइस, जो मैस्लो ने सिद्धांत दिया है वो आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। किसका? आवश्यकता का सिद्धांत। और उन्होंने इंसान की मूलभूत 5 प्रकार की आवश्यकताएं दी हैं। किसने? मैस्लो ने। तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानाध्यापक व वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो इनमें से वह कौन सी शैली नेतृत्व शैली है जो सबसे बेहतर है गाइस? कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, या सत्ताधारी नेतृत्व शैली, या हस्तक्षेपी
या इनमें से कोई नहीं। तो सत्ताधारी तो बिल्कुल नहीं होगा। टीचर्स सेंटर टीचर वो क्या है, जो आजकल जो हमारी NCF है 2005 है, उसने सीधा बताया कि जो बच्चे की शिक्षा है वो हमें बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी? बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित कैसी होगी? प्रजातांत्रिक नेतृत्व हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है और उसे बनाए रखना, उसका अध्ययन, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ये किसने कहा है गाइस? ये हेडलीफ ने कहा है, या शेफर ने कहा है, या ड्रेवर ने, या लैंडिस? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है ड्रेवर का। किसका है कथन? ड्रेवर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? जो चेस खेलते हैं और जो कार्ड का गेम होता है गाइस, उस गेम को हम किस में वर्गीकृत कर सकते हैं? बौद्धिक में, या लड़ाई वाले खेल, या प्रतियोगी में, या गतिमान में? तो ये कैसे खेलें गाइस? ये मेंटली खेलें। कैसे? बौद्धिक खेल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय कैसा है? क्रियापरक है, संज्ञानपरक है, संवेगात्मक परक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो अभिवृत्ति संप्रत्यय है वो गाइस इन तीनों के प्रकार का होता है। ये तीनों तरीके का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिकों ने के अनुसार बुद्धि है। तो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बुद्धि को कैसा बताया है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है या सीखने की क्षमता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि जो बुद्धि है वो इन दोनों तरीके की है। कैसी है? अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है और सीखने की क्षमता भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। किसका? जो प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है वही संबंध अधिगम का किससे है? बोध से है। ठीक है गाइस। आगे नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। जो थॉर्नडाइक ने अपना वो क्या कहते हैं सिद्धांत दिया है, उसका व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उनका आधार है चिंतन और कल्पना। क्या है? चिंतन और कल्पना के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि भूलने का सिद्धांत है? तो प्रतीपकारी अवरोधन, या प्रतिस्पर्धात्मक अवरोधन, या प्रतिबोधित अवरोधन, या प्रतिच्छादित अवरोधन? तो इसमें से कौन सा है जो भूलने का सिद्धांत है गाइस? तो जो प्रतीपकारी अवरोधन है ये हमारे भूलने का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि मानसिक विकार के लक्षणों को सभी नहीं दर्शाता है? तो वो कौन सा है? तनाव, या भग्नाशय, या संबंध, या चिंता? तो जो संबंध है गाइस वो हमारे मानसिक विकार से संबंधित नहीं है। बाकी हमारे जो तीनों हैं वो मानसिक विकार से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो वह कौन सा काल है गाइस? वह कौन सी एज होती है जो अत्यधिक दबाव और तनाव की काल होती है? तो वो होती है किशोरावस्था की। कौन सी? किशोरावस्था की। और स्टैनले हॉल ने कहा भी है कि जो किशोरावस्था होती है वो तूफान, आंधी तूफान का समय होती है। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? जो पावलोव है गाइस उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत, वो उन्होंने किस पर प्रयोग किया था गाइस? तो उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। किस पर? कुत्ते पर। और चूहे पर प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सीखने के वक्र, जो सीखने के वक्र होते हैं वो किसके सूचक होते हैं गाइस? तो सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, या सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, या सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं। तो जो गाइस सीखने का जो वक्र होता है वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। किसकी? प्रगति के। यानी कि किसी बच्चे ने कितना हमने प्रगति की है या कितना रुका है, तो जो वक्र होता है, ग्राफ होता है, वो उसी का सूचक होता है। किसका? प्रगति का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो एक टीचर है, उसे जब वो अध्यापन या फिर वो पढ़ा रहा है तो इनमें से वह कौन सा है जो उसे सबसे ज़्यादा उसे ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की आयु का ध्यान रखना चाहिए, या विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए, या वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस जब एक टीचर या हम किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग विशेषताओं का है और प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। तो हमें किसका? तो हमें वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि कर्ट लेविल के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं। तो कर्ट लेविल ने क्या कहा है कि समूह में जो परिवर्तन होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं गाइस? तो उन्हें कहते हैं परस्परता कहते हैं, या रचनात्मकता कहते हैं, या गतिशीलता कहते हैं, या संगति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं गाइस? तो उसे गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशीलता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। किसमें? समायोजन में। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो इनमें से वह कौन है जो अधिगमकर्ता को स्वतंत्र रूप देता है गाइस, तो वो होती है सृजनशीलता। जब हम किसी चीज़ का सृजन करते हैं तो जो हमारे विचार होते हैं गाइस, वो हमारे विचार चारों तरफ फैलते हैं। क्या चारों तरफ फैलते हैं, तो उनमें स्वतंत्रता होती है हमारे विचारों में। तो जो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है क्या, सृजनशीलता। बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो इनमें से वह कौन सी विधि है जो स्मरण करने की विधि है। तो पहला है कि विचार साहचर्य विधि या मिश्रित विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों। क्या होगा इसका आंसर, ये दोनों ही स्मरण करने की विधियां हैं। तो गाइस हमारी मॉक टेस्ट का ये टॉपिक था, ये हमारा यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम एक नए मॉक टेस्ट के साथ हाजिर होंगे जो कि आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं गाइस, ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।